तो जब तक अनम्यूट हो रहा है, मैं बता दूं आपको कि बात हो रही है कतर को लेकर के, और जिस तरह के हालात पैदा हो गए। ईरान ने एक बड़ी मीटिंग कॉल की है, ईरान ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और कहा है कि अब वक्त आ गया है। क्या लग रहा है वो आएंगे जब तक, लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या ईरान ने जो मीटिंग बुलाई है, आपने कहा कि हाँ कुछ जो है ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है ऐसे? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी ये जो अरब है इन पे तो उसका हाथ है, और ऐसे में बहुत ज्यादा हरकत, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर मुमताज, देखिए ठीक, सिचुएशन एक इज। मिनट, एक मिनट, हाँ, हमारे साथ जुड़ गए जी आजमी साहब। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ। देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये जो अभी नेपाल में हुआ, जिसे कहते हैं नेपाल में मीडिया के हवाले से, पब्लिक और पॉलिटिकल डोमेन में भी, जनरेशन जेड, जेन जेड रिवोल्ट। तो ये जो जेन जेड रिवोल्ट है ना, जनरेशन, ये इसके पहले बांग्लादेश में हुआ। वहां भी आप देखें ना, स्टूडेंट जो है उन्होंने कूप किया, 1 लाख पब्लिक वो शेख हसीना के पीएम हाउस की तरफ मार्च कर गई। आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि 45 मिनट्स समय है, निकल जाइए। यही हाल यहाँ हुआ, नेपाल में हुआ। वहाँ सोशल मीडिया पे बैन लगाया, रोक लगाया, और वो एक बिल्कुल आउटब्रस्ट हुआ। हालांकि वो काठमांडू का जो मेयर है, यंग फेलो, इंडिपेंडेंट जीता है 2 साल से, बालेंद्र शाह, उसने मिशन 2080 करके कर दिया था कि सबको बदल देना है, पूरे सिस्टम को। 2080 मीन्स 2027। बट सोशल मीडिया पे लगाया, आउटब्रस्ट हो गया। तो ये चीज, ये रिपरकेशन आप देखें, जनरेशन जेड का ये जो फ्लोटीला है, 50 के करीब मुल्कों के जहाज जो निकले हैं पूरा यूरोप और अफ्रीकन कंट्री से लेकर के गजा की तरफ लेके चल रहा है। ये क्या है? ये एक मैसेज है, ये पब्लिक को, ओपिनियन को सेंसिटाइज कर रहा है। ये उस पर से ये आग में घी का काम जो है ना कर रहा है, इस तरह का हमला, चाहे वो ईरान पे हो, चाहे वो कतर पे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात सही कही, वो भी जायनिस्ट है। उसने कहा भी है, बाइडेन ने भी कहा, जो भी वहाँ लीडरशिप है, दे बिलीव इन द जायनिज्म, जायनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन उसके बावजूद एक सच बात उसने कही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि गजा में इजराइल जंग जीत रहा है बट लूजिंग द पब्लिक सपोर्ट। इवन कांग्रेस में उसका सपोर्ट, ही लॉस्ट द सपोर्ट इन कांग्रेस। वहां के पार्लियामेंट में भी सपोर्ट इजराइल ने लूज किया है, लॉस किया है। ये चीज आने वाले समय में इजराइल को नुकसान करेगा। और ये जो 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन का जो सेशन हो रहा है, इजलास हो रहा है, अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें जिस तरह से यूरोपियन कंट्री, कई फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, इन जैसे मुल्क है जो रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, बेल्जियम है, ये फलस्तीन को, स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की जो बात कर रहे हैं, जिसका अमेरिका पुरजोर मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है कि ये चीज सीज फायर के लिए मुश्किल पैदा करेगा। मतलब अजैब व गरीब चाइल्डिश एक्सक्यूज देना। तो इससे इसकी घबराहट भी है कि 23 सितंबर को जो इजलास होने वाला है, जिसमें कई यूरोपियन देश स्टेट ऑफ फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक मात्र इस क्राइसिस का, इस जो क्लैश है, इसका एक सॉल्यूशन है 2 स्टेट, जिसको इजरायली गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी पार्टी वहां पर हो, वो इनकार करती है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और अमेरिकन गवर्नमेंट इनकार करती है। इसको भी रोकने के लिए जिस हमास को सपोर्ट किया इजराइल ने, लेकिन अब 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उसके बाद हमास के पूरे लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। और साथ में ये कि वेस्ट बैंक में भी इलीगल जो बस्तियां हैं,
उसकी आबादकारी हो रही है, वो और बसाया जा रहा है, पार्लियामेंट पास कर रहा है। जो बेन गुरियन ने कहा था कि हम सिर्फ 2% फलस्तीन का लैंड दे करके जो गजा है वहां फलस्तीनियों को बसा देते हैं, वो फलस्तीनी जो रेसिस्टेंस है, जो स्टेट फास्टनेस है, जो कुर्बानी है, जिस तरह का ब्रूटल ऑपरेशन और जेनोसाइड चल रहा है, वेपन्स बना दिया फैमिन को, साली को, अकाल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो सब देख रहे हैं। प्लस ये कि जो डॉक्टर्स है, यूरोपियन डॉक्टर्स है, ब्रिटिश डॉक्टर्स है, अमेरिकन, यूरोप के, ये जान हथेली पर रख करके गजा में हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, फिर वो लौट के आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने मुल्क में, और जो सिचुएशन है, जो स्कैरी हालात है, जो खतरनाक हालात है, उसको बयान करते हैं। तो ये पूरे एक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट हो गई है, नॉट ज्यूस, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में 60% यंग जनरेशन जो ज्यूज हैं, 18 साल से 24 साल के एज वाले, वो अमेरिकन ज्यूज, वो 60% ज़ायनिस्ट को इनकार करते हैं, फलस्तीनी स्टेट को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कल तक जो फलस्तीनी अथॉरिटी को सपोर्ट करते थे, वो अब हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। यंग ज्यूज लड़के यूरोप में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एपेक वाले जो हैं, एपेक के पैसे पे चलने वाले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स जो लीडर्स हैं अमेरिका के और इंग्लैंड के, इन जैसे मुल्कों के, वो इस चीज को लेकर के खौफजदा है, ना सिर्फ खौफजदा है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन है वो कम से कम यहूदी ज़ायनिस्ट नवाज नहीं होगी। खुद यहूदी मासेस जो है, हालांकि ऑलरेडी जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वहां पे, हासिडिक ज्यूज, वो ऑलरेडी इजराइल स्टेट को इलिजिमेट स्टेट मानते हैं, और उनकी भी तादाद बढ़ रही है। वो आर्मी में आना नहीं चाहते हैं, वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। जो वो ईरान में एंटी ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस अगर होता है, इवन इजराइल के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस होता है एज ए कंट्री, तो वो हासिडिक ज्यूज इजराइल ईरान में उस कॉन्फ्रेंस में जाके शामिल होते हैं। ये पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, लिक्विड पार्टी की नेतन्याहू जैसे न्यू नाजिस, इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इस तरह के काम जो उन्होंने कतर में किया है, उन्होंने ईरान में किया है, वो फ्लोटिला जहाज जो आ रहा है उस पर ड्रोन से अटैक जो किया, वहां मारने की कोशिश की, और ये कह रहे हैं कि वो लोग अगर आते हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, टेररिज्म के चार्जेस में उनको बंद किया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाएगा। ये चीज इजराइल के लिए नुकसानदेह साबित होगा, और ये पूरी पार्टी के एग्जिस्टेंस आप देखेंगे आने वाले समय में। जो पूरी ज़ायनिस्ट फिलॉसफी, जिस तरह से कम्युनिज्म खत्म हुआ सोवियत रशिया में, मार्क्सिज्म खत्म हुआ सोवियत रशिया में जिस तरह से, उस तरह से ज़ायनिज्म इजराइल से, ना सिर्फ इजराइल से, बल्कि ये जहां से शुरू हुआ है, ये अमेरिका से, ये इंग्लैंड से, ये फ्रांस से, इन सब मुल्कों से भी ज़ायनिज्म जो है ये खत्म होगा। लेकिन हाँ, इसमें अजीम कुर्बानी पेश कर रहे हैं फलस्तीनी, और वो 3 लाख फलस्तीनियों ने गजा को खाली करने से इनकार कर दिया है। वो प्ले कार्ड लेकर के शो कर रहे हैं कि वी विल लीव दिस प्लेस ओनली टुवर्ड्स स्काई, सिर्फ हम मौत ही हमें यहाँ से, इस जमीन से अलग कर सकती है, छोड़ के जाने वाले नहीं है। अब तक मोर देन 50 जो 12 मंजिला इमारतें हैं, 50 से ज्यादा, अराउंड 60 और 62 और 67 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। इजराइल ने पूरा उसको डिमोलिश कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हमास का अभी भी उस तरह से ऑर्गेनाइज अटैक तो नहीं है, बट जो उसके स्प्लिंटर ग्रुप हैं वो हथियार नहीं डाल रहे हैं। मॉर्निंग में ही जो खबर आई कि 3 फलस्तीनी हमास के फाइटर्स ने गोलीबारी की, और एक इजरायली टैंक के अंदर वो उसके अंदर वो बॉम्ब जो है
हैंडमेड जो होता है कंट्री, वो उसके अंदर डाल दिया, जिसमें 4 इजरायली फौजी जो है टैंक के अंदर मारे गए। तो मुजामत तो हो रही है। आज ही की खबर है, एक इजरायली फौजी छुट्टी पे आया, उसकी शादी थी, और शादी के दिन उसने अपने को शूट कर लिया, कमिटेड सुसाइड। तो ये पोस्ट वॉर ट्रॉमा भी इजरायली फौजियों की जान ले रहा है। लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। 60,000 रिजर्विस्ट को कॉल किया है। आप देखिए, अभी 10-12 हजार मुश्किल से ज्वाइन किए हैं, घरों से निकाल के पकड़ के लाए जा रहे हैं। किस इससे वो लड़ेंगे? मोटिवेशन से। वो जान रहे हैं कि इट इज इलीगल वॉर, इलिजिमेट वॉर। और इसमें जो बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि 2 बिल्ली की लड़ाई में वो लोमड़ी को फायदा हो रहा था कि आओ मैं इंसाफ कर दूं, वो डोनाल्ड ट्रंप, रियल बैरन, उसका दामाद रियल एस्टेट का बैरन, ये मिल करके और टोनी ब्लेयर के साथ एक ख्वाब देख रहे हैं कि गजा है, ये समुंदर के किनारे है, और एक बेहतरीन गजा में प्रीमियम एक बनाते हैं, एक रियल एस्टेट पूरी कॉलोनी और रिजॉर्ट्स, और उसको कीमती दामों पे उसको $बिलियन वहां कमाया जाएगा, प्लस जो मिनरल्स है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और वहां पे इनके हाथों की जो कठपुतली जो हुकूमत है, जो सऊदी बिन सलमान का रोल रहेगा, उसकी पुलिस वहां पे बाकी अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस जो रहेगी उसके साथ मिल करके एक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगी गजा के, जिसमें फलस्तीनियों का कोई रोल नहीं होगा। मतलब वो 2% जो लैंड जो बिन गुरियन ने दिया था फलस्तीन के नाम पे, उस 2% लैंड को भी से भी फलस्तीन को खाली करके उस पर भी, जिसको कहते हैं हम काउ बेल्ट हिंदी जबान में, कि गिद्ध दृष्टि, गिद्ध की जो नजर है, वो गिद्ध नजर ट्रंप की उसके ऊपर है, गजा के ऊपर। लेकिन देखिए 23 सितंबर को जो यूएन अधिवेशन होने वाला है, उसमें तस्वीर और साफ होगी, उसमें क्या रिजोल्यूशन हो रहा है और यूरोपियन यूनियन क्या सख्त कदम उठाने जा रहा है। क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट भी खामोश, मैक्रोन और सऊदी प्रिंस बिन सलमान, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, जिसको यूरोप के अब बड़ी तादाद में यूरोपियन मुल्क, इवन ऑस्ट्रेलिया, ये भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही एक सॉल्यूशन है 2 स्टेट। तो ये कहाँ तक शक्ल इख्तियार करती है? 3 लाख फलस्तीनी तो गजा छोड़ के जाने से, और अब 3 लाख को आप मारेंगे, एक जीनोसाइड। अभी अराउंड 63 to 64,000 फलस्तीनी जाबाक हुए हैं, और हजारों, करीब 1.5-2 लाख के करीब इंजर्ड हैं, कई डिस्प्लेस हो गए हैं। बाहर मुल्कों में भी कुछ को शरण दिया गया है, खास के इलाज के लिए। जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, फेमिन के शिकार, भुखमरी के शिकार हैं, वो बाहर ले जाए जा रहे हैं। इंग्लैंड ने लॉ बना दिया कि फलस्तीन के सपोर्ट में अगर कोई प्रदर्शन होता है तो वो टेररिस्ट चार्जेस में अरेस्ट हो रहे हैं। मगर आप देखिए ना कि क्या 9,000 लोगों का आज भी वहां पे जुलूस था इंग्लैंड में, कितनों को आप अरेस्ट करेंगे? पब्लिक तो डर नहीं रही है। जर्मनी में पुलिस जर्मनी में बिल्कुल पुलिस का नाजी रोल है। वहां पे ब्रूटली सप्रेस कर रहे हैं, मार रहे हैं प्रोटेस्टर को, लेकिन बूढ़े औरतें या बूढ़े मर्द वो सामने पब्लिक आ रही है, शाउट कर रही है, तो आप कितने को रोकोगे? ये जो खास करके न्यू जनरेशन का जो सपोर्ट है, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से नेपाल में हुआ, यही सिनेरियो आने वाला समय में हम इन इलाके में भी, ये जो पूरा जोन है गल्फ कंट्री, जो इनके तख्त जो हिल रहे हैं डर से कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर गजा में फलस्तीन के शक्ल में क़याम में आ जाती है। एक मिनट रोमान आशिफ साहब, मैं कैप्टन साहब से एक आखिरी कमेंट ले लूं। कैप्टन साहब से चूंकि वो है, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। कैप्टन साहब से एक आखिरी कमेंट, क्योंकि टाइम हो गया कैप्टन साहब, फिर मैं आपसे बात करता हूं। कैप्टन साहब बस आखिरी कमेंट आप दे करके, और मैं चाहूंगा कि आप जो है वो कर लें, फिर मैं कुछ बातें और कर लूंगा। यही कि जो अटैक तो किया, लेकिन कैप्टन साहब जो निशाने पे थे
वो निशाने पे नहीं आए। खबर ये है कि जो बड़े लीडरान जिनको मारना चाहते थे, खलील अल अहिया हो या और, तो वो बच गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ा टारगेट था। क्या कहेंगे आखिर में, बस एक सम अप करके इस सिचुएशन पे, फिर मैं जी। डॉक्टर रिजवी, कतार में आज इजराइल ने जो हरकत की है, कायराना हरकत थी, और इसका इल इफेक्ट, इसके जो बुरे असर हैं वो भविष्य के पीस टॉक पर पड़ेगा। जाहिर बात है कि अब इसके बाद हमास अपने डेलीगेशन को मिस्र में, कायरा में भी नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर मिस्र कायरा में भी हमास अपने डेलीगेशन को भेजता है तो इजराइल तो वहां तुरंत आके इसी तरह का हमला कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इससे पीस टॉक्स जो हैं अब काफी समय के लिए रुकने वाले हैं, और काफी समय के लिए हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका विश्वास उठ गया है किसी भी तरह के टॉक्स का, चाहे वो कतार में हो या काहिरा में हो। जी, इसमें एक चीज मैं बहुत छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो नहीं, जो मैं 1 मिनट, नहीं, मैं कैप्टन साहब को, चूंकि टाइम हो गया है, मैं उनको रुखसत कर दूं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगा, चूंकि आपको टाइम नहीं मिला मुझे पता है, लेकिन आपकी वजह से मैं कैप्टन साहब को और देर तक बिठा लूं, वो मुमकिन नहीं है। तो मैं कैप्टन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं यही कह रहा हूं कि जो जो बात आ रही है, मैं रुमान हाशमी साहब पास आऊंगा, लेकिन फिरोज बख्त अहमद साहब, ये तो बहुत डेंजर है और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो चपेट में आता जा रहा है। इसमें अमेरिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आ रहा है। तो क्या अब भी ये गुलामाना जिंदगी जिएंगे, या आपको लग रहा है कि अब कुछ इनमें हरकत और हरकत आएगी, या अवाम की तरफ से फिर प्रेशर बनेगा? क्योंकि ये अमेरिका शामिल था, अमेरिका के इशारे पे ये हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर मैं आऊंगा रुमान हाशमी साहब पास, बहुत बड़े सवाल है मेरे पास कुछ। देखिए, ऐसा है डॉक्टर मुमताज कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो उसको मैनेज कर रहा है, रिमोट कंट्रोल है इसराइल का वो, जो असल में मजे की बात यह है कि अमेरिका का रिमोट इसराइल है, इसराइल का रिमोट अमेरिका है। एक दूसरे से ये अपने जो ठीक समझते हैं करते हैं, और अमेरिका को पूरा इस बात का इल्म था कि कतर में हमला होने वाला है। हर चीज का इल्म जो अमेरिका को होता है कि ईरान पे कब ये इसराइल क्या करने वाला है, और इसराइल को भी पता होता है कि B-2 बॉम्बर कब कहाँ उसमें ईरान में हमला करेगा। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि कुछ हरकत और सकनात आएंगी क्या इन मुस्लिम कंट्रीज में, ठीक है, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। इन कंट्रीज ने अब ऐसा लगता है कि ये एक ज़हन कस ली है, एक बिल्कुल इस बात का तहिया कर लिया है कि कम वोट में हमने इस मामले में नहीं बोलना है। अच्छा, कतर ने जो है ये जो मसालियत करने की बात की थी हमास और इसराइल के बीच में, कतर बीच में से हट गया है, क्योंकि वो उस बात से सख्त नाराज है कि जब बातचीत का माहौल था और उनका एक डेलीगेशन आया हुआ था हमास वालों का, चाहे वो 7 अक्टूबर में शामिल हो या नहीं हो, लेकिन बात करने के लिए तो आया हुआ था ना, तो कोई हक नहीं था अमेरिका इसराइल का कतर में उन लोगों को टारगेट करने का। रही बात अरब कंट्रीज की, तो ये बात आप डंके की चोट पर मैं कह देता हूँ आपसे कि बिल्कुल भी अरब कंट्रीज, इनका ज़मीर बिल्कुल खत्म हो चुका है, मर चुका है इनका ज़मीर। ये मुकम्मल तौर से ये मुनाफिक, अपनी मुनाफिकत इन्होंने साबित कर दी है, और इनके हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। ये समझ रहे हैं कि हम खामोश हैं, गाजा में लाखों लोग मारे गए हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमारी ट्रेड और कॉमर्स और हमारी जो अय्याशी हम करते हैं वो सब चलती है, चलती रहेगी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इनके भी बुरे दिन आने वाले हैं अरब कंट्रीज के। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, दुनिया जानती है, और आपके जितने भी सामाइन आपसे जुड़े हैं 1000, 1200, 1500, वो भी इस बात को समझते हैं। तो मुझे कुछ नहीं लगता कोई गर्माहट नहीं आएगी, बावजूद इसके कि ईरान कोशिश कर रहा है। ईरान ने सभी से अपने जो है मामलात बना के रखे हुए हैं। डिप्लोमेटिकली ईरान कोशिश कर रहा है कि कुछ गर्माहट इनमें आए, कुछ ये लोग थोड़ा आगे बढ़ें, मिलिटरीली ना सही वैसे बढ़ें आगे कि इनकी कुछ दूसरे तरीके से मदद हो जाए, खाने से, दवाओं से, कपड़े से। इनमें बिल्कुल भी कोई समझिए कि बिल्कुल, हरकत नहीं है, ये सही और कह रहे हैं। और बिल्कुल रोमान हाशमी साहब, खत्म हो चुके जो हैं बात उस तरीके फिरोज से। बख्त अहमद साहब कह रहे हैं कि
इनके सर पे जू तक नहीं रहेंगी कि यमन ने हमले शुरू कर दिए, एक अभी उनका इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन लगातार उधर से हमले बताए जा रहे हैं कि अब हूती हमले कर रहा है, तो हूती तो हमले कर रहा है, लेकिन क्या आपको इधर से कोई हरकत दिखाई देगी? क्या आपको लग रहा है कि तुर्की का क्या रोल होगा अब? क्योंकि अगला टारगेट मैंने एक कमेंट डाला था अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पे और सवाल किया था कि अब अगला नंबर किसका, तो उसमें ज्यादातर जो कमेंट आए कि तुर्की का। क्या वाकई ऐसा होगा? अलग लोग कह रहे हैं कि वो चूंकि यूरोपीय यूनियन के करीब है, इसके अलावा वो नाटो का मेंबर है और तमाम चीजें, लेकिन अभी सीरिया में जो एयरबेस था उनका डिफेंस सिस्टम जो गया था, उसको टारगेट किया इजराइल ने, ये बताया जा रहा है। तो लेकिन सिचुएशन क्या बनेगी, क्या लग रहा है? ईरान ने तो मीटिंग बुला ली। अनम्यूट कर ले, अनम्यूट। एक सही है। हाँ हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ जी जी। हाँ। अच्छा, एक गुजारिश थी ना कि मेरे इस जंग के बाद ना मैं थोड़ा माजरत चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ है काम। अरे मैं ठीक है आप ना? ही की वजह से रुक गया, अच्छा, वरना तो मैं खत्म कर देता। हाँ मैं जी देख रहा जी, हूँ, क्योंकि आप अब मैं तक आप खत्म ही कर की वजह लेते से हैं, वो मैं रुका था, समझ रहा हूँ। वरना मैं यस यस मैं यस। मैं एंड कर देता हूँ एक घंटे जी, हाँ हाँ, सिर्फ यस, आपके राइट राइट, बजाय वो मैं बयान की वजह से। जी जी। शुक्रिया। अच्छा, देखें क्या है कि टर्की बहुत पुराना एक नेतन्याहू का एक ऑडियो लीक हुआ था, वीडियो बल्कि, जिसमें उसने कहा था, जब पहले प्राइम मिनिस्टर था वो, इसके पहले उसने कहा था कि ईरान टारगेट पे आएगा और ईरान के बाद सेकंड टारगेट पाकिस्तान होगा। उसने टर्की का नाम नहीं लिया था, लेकिन चूंकि टर्की का जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया, हाफिजुल असद वहां से निकल गए, बशीरुल असद जो है सीरिया से, और टर्की नवाज हुकूमत वहां पे सीरिया में आ गई है। तो टर्की का दखल सीरिया में बढ़ गया है, और टर्किश फौज भी सीरिया में, हो सकता है कि वो जाके टर्किश फौज गोलान हाइट पे चले जाए, क्योंकि सीरिया ये डिमांड रशिया से भी किया था कि रशियन आर्मी गोलान हाइट, गोलान बॉर्डर पे रशिया अपनी आर्मी तैनात कर दे। ये भी हुकूमत सीरिया की जो भी है उसने रशिया से डिमांड की थी। लेकिन हो सकता है कि ये तैयब एर्दोगान वहां पे गोलान की तरफ टर्किश आर्मी को तैनात कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तैयब एर्दोगान अपने को रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, नुमाइंदा समझते हैं ऑटोमन खिलाफत का। जो ऑटोमन खिलाफत की पूरे पैन अरब में भी, उसका वो नुमाइंदा समझते हैं। उनकी कहीं ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि अरब जमीन पे टर्किश फौज और टर्किश असरात जो है, इन्फ्लुएंस और ज्यादा हो। उसके लिए उन्हें इजराइल से तो फिर निपटना होगा, क्योंकि वहां मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा दुश्मन अगर है टर्की का, तो इजराइल ही है। तो इसमें इस बात को इजराइल भी समझ रहा है। तो हो सकता है इजराइल की तो वो है कि ऑफिस इज द बेस्ट डिफेंस, हो सकता है कि इजराइल अटैक कर दे। देखिए, ये जो आपने मैं एक बात बताऊं कि ये चीज आज बात से परे है कि चाइना वो अपनी फौज भेज सकता है कि नहीं, ईरान वो कितना दूर है। आज का आप इजराइल का देखिए ना, इजराइल ईरान से कितना दूर है, किस तरह से उसने एयर अटैक किया। इजराइल इराक से कितना दूर है, किस तरह से इजराइल ने इराक का एटॉमिक आर्सेनल पूरा प्लांट तबाह कर दिया था। कैसा इजराइल ने ईरान का तबाह कर दिया, कैसा अमेरिका ने सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी, कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म कर दी थी। अब लड़ाई एयरफोर्स की लड़ाई होती है, और अब एयरफोर्स में भी एक लेयर और आ गया है, ड्रोन का आ गया है। तो अभी चाइना ने जो अपना सैनिक जो परेड था, उसमें जो अपने जदीद आर्म्स दिखाया है, वो मदरशिप जो दिखाया उसने ड्रोन का, जिसके अंदर से हजारों ड्रोन निकल रहे हैं, वो हजारों फीट के 16,000 फीट के
माइल किलोमीटर वगैरह समथिंग लाइक दैट। मतलब वो जो थार एंटी डिफेंस मिसाइल है वो थार के रेंज में भी मुश्किल से आ रहा है, जो अभी उसने शो किया है मदरशिप ड्रोन ईरान ने। तो उस तरह का अगर ड्रोन से वो इजराइल की तरफ भेजे मदद के लिए, ईरान की तरफ भेज दे चाइना, जिसमें हजारों ड्रोन निकलेंगे जो एआई गाइडेड होंगे, ऑटो गाइडेड होंगे, खुद से ऑटो मोड पे वो काम करेंगे, प्लस उसके अपने F-35 जो F-35 के पैरेलल है, उस वो अभी उस अपने आर्मी में शामिल करने जा रहा है, एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। तो ये नेवी और ये आर्मी का इम्पोर्टेंस आज की तारीख में एयरफोर्स के मुकाबले में घट गया है। एयरफोर्स से आप कहीं पर भी अटैक कहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी मार कर सकते हैं, आप रिफिल कर सकते हैं बीच रास्ते में, और रिफिल करके आप अटैक करके आप आ सकते हैं। और फौज को, ग्राउंड फोर्स को, जो आर्मी कैंटोनमेंट होता है, उसको आप टारगेट करके, जिस तरह से अमेरिका ने सद्दाम की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया एरियल अटैक करके और मिसाइल मार करके, तो उस तरह से, और बाद में जब सब आर्मी बिखर गई, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फौज उतार दिया। अफगानिस्तान ने भी यही किया। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। चाइना भी कैन जंप इनटू द वॉर टू हेल्प ईरान, इवन टू हेल्प हमास। अगर जिनपिंग चाहेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस, वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाए। हालांकि चाइना की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वो कॉमर्शियल है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसका सिर्फ साउथ चाइना में है, जो उसका जापान से लेकर के और ये फिलीपीन और ताइवान, खास करके ताइवान एंड फिलीपीन और जापान तक को वो थोड़ा डरा करके रखता है। वो बहुत ज्यादा उसका एम्बिशन नहीं है कि वो मिलिट्री इंटरफेरेंस करे, किसी दूसरी जगह के दूसरे की लड़ाई लड़े। बट टर्की ये कर सकता है, क्योंकि टर्की वाज पार्ट ऑफ द अरब कंट्रीज, वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। वो चीज भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल इजराइल की हुकूमत का तो कभी मिडिल ईस्ट हिस्सा भी नहीं रहा। इजराइल रही नहीं। बेन गुरियन का सोशल साइट पे बेन गुरियन का इंटरव्यू चल रहा है, पुराना इंटरव्यू, जिसमें वो खुद भी 1971 वगैरह में हुई। वो कह रही है कि 1948 से पहले, इजराइल बनने से पहले हम फलस्तीनी थे, हमारे पास पासपोर्ट फलस्तीनी था। ये इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है कि मेरे पास फलस्तीनी पासपोर्ट था, हम फलस्तीनी थे। यहाँ पे कोई गोल्डा मायर जी हाँ, तो यस बिल्कुल। तो वो जो है, हाँ, तो ये सिनेरियो है। और अब देखिए आने वाले समय में, जैसा कि बताए आपने कि निगोशिएशन से कतर हट गया है, नाराज है हम हमास को लेकर के, तो ये निगोशिएशन कर सकता है। क्योंकि हमास भी कह रहा था पीस प्रपोजल को लेके, भले ट्रंप बहुत ज्यादा धमकी दे रहे हैं कि लास्ट है, खत्म हो जाएगा, अब इससे ज्यादा क्या खत्म होगा। बयान आ गया था हमास का कि अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत हो, और उन्हें भी इस बात का लग रहा है शक था। वो अलर्ट भी थे ईरान के बाद, इसीलिए शायद सारे लीडर बच गए, लेकिन कुछ लोग उनके मारे गए, लेखाना मारे गए। तो बहरहाल अगर उनको और कंफर्म होता, लेकिन फिर भी वो अलग थलग थे, वो बिल्कुल मेन जगह नहीं थे। आखिर में मैं बस अब चूंकि खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए बस सदारती आप वो कर दें, फिरोज बख्श साहब, आपको थोड़ा सा, मतलब चूंकि टाइम बहुत हो गया। जी थोड़ा सा ये बात नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। क्या है कि अभी बात आई थी कि तुर्की जो है, ये सब सारा हिस्सा तुर्की का ही था, ऑटोमन एम्पायर का। हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे अभी कल ही रुखसत हुए दुनिया से, शंकरशन ठाकुर, जो टेलीग्राफ अखबार के एडिटर भी थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने लिखा था आर्टिकल, उसमें लिखा था कि तुर्की का जो मेन इंटरेस्ट है वो बॉर्डर पे, जो उसका बॉर्डर मिलता है सीरिया से, वो सिर्फ ये है कि जो गोलान हाइट्स है, शायद हाशमी साहब ने भी कहा था, उसको वो रिगेन कर ले, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि इन मिडल ईस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी और एयरफोर्स जो है वो ना ईरान की है ना टर्की तो खैर थोड़ा यूरोप में चला गया, वो है इजिप्ट की। इजिप्ट बिल्कुल भी मतलब इसमें हिलने को तैयार नहीं है, उसने तो राफा बॉर्डर में नहीं खोला। और जो नेतन्याहू को देखिए क्या मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 2-3 लाख यहाँ से जाना चाह रहे थे फलस्तीनी इजिप्ट की तरफ, वो अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है और इजिप्ट ने बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो ये जो है बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, लेकिन हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तो दुआ यही करेंगे बिल्कुल ये जो बिल्कुल आम जो इंसान है किसी भी मुल्क का है वो खैर आफियत बिल्कुल से रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बस खत्म करूंगा। और ईरान ने कहा है अरबों से कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब उठना चाहिए। इस बयान के साथ लीडरान की मीटिंग बुलाई है। जयदीप साहब ने एक और अपडेट दी है, बस खत्म कर रहा हूं। इजरायली सेनेट के स्पीकर ने हमले का वीडियो पोस्ट करके संदेश दिखाया है कि संदेश पूरे मिडिल ईस्ट को है। ये कहा है कि पैगाम पूरे मिडिल ईस्ट को है, कोई एक तरीके से सेफ नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना होगा कि इस चैलेंज को कैसे कबूल किया जाता है, कैसे इस पे बातचीत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुमान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया हमारे जो ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, राजपूत सिंह राजा सिंह राजपूत साहब, जयतीम सिंह बुंदेला, ओम प्रकाश, तबरेज आलम, इसके अलावा सूर्यवंशी और तमाम जो साथी सबका, रियाज अली, हसन रिजवी, सारे लोगों का, हाशिम सॉल्यूशन, सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। शब खैर, गुड नाइट।